हाँ भाई, जय हिंद, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आपकी दिवाली? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनडीए एंड सी एस एस बी एंड सीडीएस? दोनों सेम ही होती हैं, कुछ नहीं होता है वो, सिर्फ कहने वाली बातें हैं। ठीक है, एसएसबी में ऐसा कुछ नहीं होता, सब सेम ही चीजें होती हैं। अच्छा, अब आप सुनो पहले, सबसे पहले ध्यान से मेरी बात। सबसे पहले आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। ठीक है जी। आ, आप लोगों की 1 तारीख से पहले, यानी कि 1 नवंबर से पहले, 1 नवंबर से पहले पहले एक बड़ी क्लास होने जा रही है। ठीक है, मैराथन टाइप में। ठीक है, मैराथन टाइप में। और वो किस चीज की होने जा रही है? पहले सुनो ध्यान से। यूट्यूब पे होगी पर अभी नहीं हो रही है। जब यूट्यूब पे होगी तब बता देंगे। सुनो ध्यान से। जो मैराथन टाइप की जो क्लास होने जा रही है, वो वोकैबुलरी की होने जा रही है, क्योंकि हमने कुछ टाइम से वोकैबुलरी रोक रखा है। वो मैंने इसीलिए रोक रखा है। ठीक है जी। पीडीएफ, कंजक्शन का पीडीएफ मैंने डलवा दिया था भाई। ऐसा ना कहो यार, पीडीएफ नहीं मिला। पेपर होने की तैयारी। पीडीएफ कंजक्शन का मैंने डलवा दिया है, आप चेक कर लीजिए अपने इसमें। चेक कर लो, पीडीएफ आ गया है। नहीं, 24 को तो मैराथन नहीं होगी, 24 को नहीं पॉसिबल होगा, दिवाली वाले दिन कहाँ हो जाएगी। उस दिन तो गांव जाऊंगा मैं। ठीक है, गांव में दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, देहरादून में नहीं करेंगे इस बार। तो गांव में स्टूडियो नहीं होता, तब तो पॉसिबल नहीं है। बट 1 तारीख से पहले पहले एक मैराथन होगी आप लोगों की। ठीक है, चलिए भाई, शुरू कर दें फिर। क्या कहते हो, आवाज को बंद कर दिया जाए और फिर वही सीरियसली अच्छे से पढ़ा जाए? क्या कहते हो बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के फटाफट। आज आज में कंजक्शन खत्म कर दो। क्यों, कोई तमाशा थोड़ी करना है, आज आज में कंजक्शन खत्म कर दो। है भाई, जबरदस्ती में खत्म करना है क्या बताओ? अगर जबरदस्ती में कहो तो खत्म कर दें। है भाई, जबरदस्ती में खत्म करना है क्या? चलिए, तो परीक्षा ऑफिशियल्स, इन लोगों के कान और हाँ, आंख नाक बंद कर दीजिए सब कुछ। आंखें खोल दीजिए और कान खोल दीजिए, और बाकी सब कुछ इनका बंद कर दीजिए जल्दी से फटाफट। और फिर हम दबा के प्रॉपरली पढ़ते हैं सीरियसली, और एक एक चीज इनके लिए खोलता हूं यहां से। बोलो जरा। चलिए तो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है कंजक्शन। कंजक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कारण ये है कि मैंने इसको, अगर मैं आपको रिसेंट, देखिए मैं ना हमेशा, जैसे बहुत बार बच्चे पूछते भी हैं कि सर आप ऐसा क्या करते हो जब एग्जाम में आपके क्वेश्चन एज इट इज आते हैं। तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, यूट्यूब पे भी यही बात बोलता था कि देखिए, पढ़ाते तो सभी हैं, अच्छा पढ़ाते हैं सब, मैं ये नहीं कहता, है ना, सब लोग बढ़िया पढ़ाते हैं। बस मेरी थोड़ी सी कहानी ऐसी होती है कि मैं
किसी भी एग्जाम को पहले रिसर्च करता रहता हूं। मैं ये देखता हूं कि यार इस एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आया, अगले में कैसा आ सकता है, रिसेंट में पेपर का पैटर्न कैसा चेंज हुआ, कहीं हम ऐसा तो नहीं 4 साल पुराना पैटर्न पढ़ रहे हैं और एग्जामिनर उसके क्वेश्चंस ना ही दे रहा हो, तो वो वाली चीजें जो है वो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो मैंने क्या रिसेंट में चेंज चेक किया, मैंने रिसेंट में ये नोटिस किया कि हमारा जो कंजक्शन चैप्टर है उससे क्वेश्चंस ज्यादातर सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं। जैसे हमने एयरफोर्स में देखा, वहां भी इसके क्वेश्चंस आए थे, जैसे पिछले वाले में अनलेस को लेकर कंजक्शन आ गया था वहां पर। ठीक है, पिछली बार वाले में भी आया था। ठीक है, तो ये आता है क्वेश्चन। ठीक, सबसे बड़ी बात है सीडीएस में मैंने क्वेश्चन देखा इसका, और जब बात सीडीएस की, ठीक है, और जब बात सीडीएस तक की पहुंच जाती है तो इसका मतलब लेवल उठ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। और ठीक है, एनडीए में हमने देखा इसका क्वेश्चन, एनडीए में भी निकाला उसने। ठीक, तो बात यह है कि आपके एग्जाम्स में पूछता है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये जनरली हर चैप्टर में, चाहे एसएससी में तो मैं काफी लंबे समय पहले भी देखा करता था, तो ये आता ही आता चैप्टर है। ठीक है, तो अभी इसकी इंपॉर्टेंस जो है बढ़ गई है, काफी ठीक ठाक हो गया है ये। पहले नहीं आता था, मतलब पहले एसएससी में ही आता था, अब बाकी डिफेंस के एग्जाम्स में देखते हैं तो वहां भी आता है, तो इसीलिए हमने अगला चैप्टर कंजक्शन उठाया है। ठीक है, चलिए मैं एक एक बात आपको बताने की कोशिश करूंगा और बड़े प्यार से सुनना, धीरे से। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखी है, और देखो ये चीजें वो है जो तुम्हें रटनी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं थ्योरी सिर्फ पढ़नी है। थ्योरी क्या करनी है? सिर्फ पढ़नी है। हमने हमने थ्योरी को सिर्फ पढ़ना है। ठीक है भाई मेरे, थ्योरी को सिर्फ पढ़ना है और एक बार माइंड में अच्छा अच्छा ये होता है, बस इतना कर लेना है। बाकी सर लर्न कैसे होंगी ये बातें हमें, ये जब हम क्वेश्चंस में जाएंगे तो अपने आप लर्न हो जाएंगी, वहां अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, चलो, तो डेफिनेशन, इट इज अ वर्ड, कंजक्शन कोई शब्द है और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स या शब्दों का एक समूह है। कंजक्शन, अच्छा एक दो बच्चा कह रहा था सर पीडीएफ नहीं मिली, तो उसको मैं बता दूं कि जिसको पीडीएफ नहीं मिली, वैसे तो डलवा दिए ग्रुप में, आप चेक कर लेना, और नहीं मिली तो फिर दोबारा बाद में क्लास के बाद में चेक कर लेना। ठीक है, मिल जाएगी। ठीक है, और नोट्स बना लेना, वैसे तुम डलवा ही दी थी। इट इज अ वर्ड, ये कोई वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स या शब्दों का एक समूह है, विच कनेक्ट टू और मोर देन टू वर्ड्स, जो दो या दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? वर्ड्स को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, और क्लॉजेस को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? क्लॉजेस को। इसका मतलब है इसका काम है जोड़ना। क्या काम है? जोड़ना। क्या काम है सब? जोड़ना। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा, कंजक्शन का काम है चीजों को कनेक्ट करना। क्या करना साहब? कनेक्ट करना, जोड़ने का काम है। किस किस को जोड़ना? जैसे मान लो मैंने आपसे कहा रा, पेन है क्या कोई दूसरा? ये मोटा हो रहा, चलिए इसे ही पतला कर लेता हूँ। ये मोटा कौन करता है इतना, ये पेन? ये वैसे ही तो यही ठीक है, इसी से कर लेता हूँ। चलिए बच्चों, तो हमारा कंजक्शन का क्या काम है? जोड़ने का। अब जैसे मैंने आपसे कहा राम एंड मोहन, तो राम और मोहन दो अपने आप में क्या है बच्चों? वर्ड है। ये भी अपने आप में क्या है? एक वर्ड है। तो हम यहां क्या जोड़ रहे हैं? दो वर्ड्स को जोड़ रहे हैं। फिर मैंने आपसे क्या कहा? द बुक ऑफ राम, द बुक ऑफ राम एंड द बैग ऑफ मोहन, द बैग ऑफ मोहन। अब ये दो अपने आप में वर्ड नहीं है, ये दो अपने आप में वर्ड नहीं है, क्योंकि वर्ड तो एक ही होगा। मान लो ये वर्ड हो गया, ये वर्ड हो गया। ठीक है, ये है शब्दों का एक समूह, शब्दों का, वर्ड्स का एक ग्रुप। और वर्ड्स के एक ग्रुप को जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो उसे कहते हैं हम लोग फ्रेज। क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं फ्रेज। ये है फ्रेज वन और ये है हमारा फ्रेज टू, ये है फ्रेज टू। और अगर सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए, जैसे मैं कहूं राम प्लेज एंड शी सिंग्स, और वो गाना गाती है, तो ये क्या हो गया? C1 और ये क्या हो गया? C2। ये दो क्लॉज हो गए।
कैसे समझोगे, दोबारा समझो। एंड कंजक्शन से यहां पर मैंने आपसे कोई पूछे कि भाई हमें बताओ यहां पर हमने दो क्या जोड़े, तो आप कहोगे सर वर्ड नहीं जोड़े, क्योंकि वर्ड तो एक से ज्यादा है। फ्रेज, फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब अगर आ गया तो वो क्या बन जाएगा, क्लॉज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्लॉज। तो यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब आते ही क्लॉज बन गया। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो इसीलिए ये क्लॉज नहीं है। और शब्द एक वर्ड भी नहीं है, एक वर्ड से ज्यादा भी है। तो एक वर्ड से ज्यादा हो और सब्जेक्ट और वर्ब ना हो, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रेज कहते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेज और क्लॉज में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जैसे यहां पर देखिए उसने क्या कहा, उसने कहा शी बॉट अ टेबल एंड अ चेयर। उसने खरीदा टेबल और चेयर। तो एंड कंजक्शन ने किस किस को जोड़ने का काम किया, टेबल को और चेयर को जोड़ने का काम किया है। ठीक है, दो नाउन को जोड़ने का काम किया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, शी मे बी इन द रूम। वो कमरे में हो सकती है या फिर कहां हो सकती है, छत पर हो सकती है। अब देखो यहां पर इन द रूम या ऑन द रूफ, तो ये हो गई हमारी दो फ्रेज। इनको कौन कंजक्शन जोड़ रहा है, और जोड़ रहा है, क्योंकि इसमें प्रपोजिशन भी है और इसमें रूम नाउन भी है। इसमें प्रपोजिशन भी है और इसमें नाउन भी है। तो वर्ड तो कह नहीं सकते और क्लॉज है नहीं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। ठीक है, सोनम इज कॉलिंग अप रिपीटेडली, यहां से लेकर यहां तक ये हो जाएगा हमारा क्लॉज वन, क्योंकि सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। ऑल्दो कंजक्शन आ गया, हर फ्रेंड्स आर नॉट रेस्पॉन्डिंग, भले उसके फ्रेंड्स रेस्पॉन्ड ना कर रहे हो, तो ये हमारा क्या हो गया भैया, हमारा हो गया क्लॉज टू। इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। हर फ्रेंड्स हो गया सब्जेक्ट और आर नॉट रेस्पॉन्डिंग ये हो गया वर्ब। तो ये हो गए दो क्लॉज। फिर उसने कहा एज सुन एज आई सॉ द थीफ, जैसे ही मैंने चोर को देखा वैसे ही वो 9 2 11 हो गया। तो यहां जो कंजक्शन है हमारा एज सुन एज, ये जोड़ रहा है इसको C1 को, और ये हो गया हमारा C2 को। दोनों में सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस, तो इसका मतलब एक क्लॉज हो गया। ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, नॉट ओनली राम। अब नॉट ओनली के बाद राम, ये तो हो गया हमारा वर्ड, और बट ऑल्सो के बाद हिज फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा क्या, फ्रेज। तो एक हो गया हमारा वर्ड और एक हो गया हमारा फ्रेज। ठीक है जी, तो इनको जोड़ने का काम किया किसने, नॉट ओनली बट ऑल्सो ने। तो इस तरीके से कंजक्शन का हमने देखा कि काम होता है जोड़ने का, या तो जोड़ेगा दो वर्ड्स को, या जोड़ेगा दो फ्रेजेस को, या जोड़ेगा दो क्लॉजेस को। ठीक है, तो जोड़ने का काम होता है। ठीक, फाइनली कंक्लूजन यही निकाला कि कंजक्शन का काम जो है जोड़ने का है। ठीक, अब इसके बाद एक थ्योरी दी है। थ्योरी में क्या है कि काइंड्स ऑफ कंजक्शन उसने बताया है कि कंजक्शन क्या होते हैं, और मैंने ये थ्योरी आपको लिखी हुई है। इस थ्योरी से एग्जाम में कोई क्वेश्चंस नहीं आता और ना ही इसका कोई रोल है यहाँ पर। ठीक है, ना ही, तो इसे आप अपने आप रीड आउट कर लेना, और नहीं भी करोगे तो इसमें कोई इश्यू नहीं है कि इसकी वजह से आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाएगा या परेशानी खड़ी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है जी, तो ये दो टाइप के कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक, और बाकी इसके अंदर काफी सारा ये थ्योरी दिया हुआ है कि भाई कौन कौन से होते हैं। ये मैंने इसलिए डाल दिया था आप लोगों के लिए, जिससे आप एक बार पढ़ ले, रीड आउट कर ले, नहीं भी चाहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां तक इसका कोई बहुत ज्यादा यूज, अब देखो ये यहां तक कोई वो नहीं है, सिर्फ आपको इसको एक बार रीड आउट कर लेना है अगर चाहोगे तो। वैसे तो मुझे पता है जब मैंने बोल दिया तो तुम तो चाहने वाले नहीं हो। इसके बाद है मोस्ट कॉमनली आस्क्ड कंजक्शंस, जो बहुत ज्यादा कंजक्शन यूजेस में आते हैं, उनके नाम मैंने यहां पर लिख दिए हैं, जिनमें से 100% पेपर में फंसना ही फंसना है। ठीक है, एंड, और, नॉर, बट, when, while, as well as, and, not, as soon as, so, therefore, since, because, so that, so as, until, unless, doubt, doubtful, the reason why, as if, as though, otherwise, hardly, scarcely, if, in case, although, है ना। और सो दैट, टू और टू ये आते हैं बहुत सारे, एयरफोर्स वगैरह में भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, और आपका सीडीएस में तो ये आपका इसका क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। अभी हमने सो दैट वाला क्वेश्चन लिया था वो वाला। ठीक है, नाइदर, नॉर, आइदर और वेदर, ये लेस्ट और शुड। अच्छा, एक स्पेलिंग की मिस्टेक है, स्पेलिंग की मिस्टेक अगर हो तो कहीं अपने आप कर लिया करो। LEST है ये, लीस्ट नहीं है, ये लेस्ट है, LEST। लेस्ट का पेयर शुड से, द सेम का पेयर दैट से, ये बोथ, एंड, रादर, ओल्ड, ये सारे कराऊंगा मैं आपको एक एक करके। देखो ये है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट नेवर का, और नॉट बिकॉज का, है ना, ये सारे के सारे कराऊंगा मैं आपको। नथिंग बट, नन बट, है ना, कुछ तो मैंने आपको वैसे भी करा रखे हैं।
अब है यूजेस ऑफ कंजक्शन। ये तो आपको बताया कि कौन कौन से कंजक्शन हम पढ़ेंगे इसके अंदर। अब ये देखो यूजेस ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन का इस्तेमाल, ठीक है, क्योंकि हमारे एग्जाम में फंक्शनल ग्रामर आती है, उसको कैसे यूज किया जाएगा। तो सबसे पहला कंजक्शन जो बच्चों आपके एग्जाम में दिया जाता है, मैं अभी आज आप लोगों को कम से कम इसमें मैं आपको 7 से 8 कंजक्शंस जो हैं अभी कराऊंगा, ठीक है, कम से कम। ठीक है जी, तो आप एक एक कंजक्शन को ध्यान से सुनते रहना, ठीक। अब चाहे उसमें हमें 1 घंटा लगे या हमें कितना भी टाइम लगे, जब तक आपके डाउट्स नहीं होंगे जितने कंजक्शन पढ़ाऊंगा। क्योंकि देखो मेरा एक हमेशा रहता है, आपने देखा होगा थ्योरी में ना मैं बहुत स्लो चलता हूँ। अगर मैं कहूँ कि जैसे एक बच्चा कहता है सर आज ही पढ़ा दो, पढ़ाने को मैं अभी 1 घंटे में ही कर जाऊंगा सारे को खत्म, बट समझ में आए क्या होगा, 20% को आएगा, 80 के ऊपर को चला जाएगा। और ऐसा काम मुझे नहीं करना है। मैं एक चैप्टर को 2 दिन की जगह 3 दिन खींच लूंगा, 4 खींच लूंगा, ठीक है, आगे ना बात समझ में। लेकिन ऐसा नहीं करूंगा कि भाई बहुत स्पीड में भाग गए। थ्योरी में क्वेश्चंस में आपने देखा कल और उससे पहले भी देखा मैं कैसे करता हूं, 1 घंटे में धमाकेदार। तो क्वेश्चंस को उड़ाइए, थ्योरी को आसान पढ़िए। उल्टा लोग क्या करते हैं, थ्योरी को उड़ा देते हैं, फिर क्वेश्चंस में ढूंढ रहे होते हैं कहां है एरर भाई, है ना। तो हम उल्टा चलते हैं, थ्योरी में स्लो चलो आराम से, ठीक। देखो भाई, तो सबसे पहला कंजक्शन है बेटा हमारे एग्जाम में आता है लेस्ट और शुड। अब देखो ये बात हर किसी को पता है कि लेस्ट के पीछे शुड लगता है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इंपॉर्टेंट बेसिक्स जब हम पढ़ते हैं तो ये है कि लेस्ट और शुड कंजक्शन बना क्यों है, इस कंजक्शन का मतलब क्या है। तो ध्यान से सुनिए इसका मतलब क्या है। लेस्ट इज अ निगेटिव वर्ड। सबसे पहले तो लेस्ट अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है, जैसे अनलेस, अनटिल, ये अपने आप में कैसे वर्ड है, निगेटिव वर्ड है। तो लेस्ट भी अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है। देयरफॉर इसीलिए नो अदर निगेटिव वर्ड, कोई भी दूसरा निगेटिव शब्द जो है शुड बी यूज्ड आफ्टर लेस्ट। लेस्ट के बाद कोई दूसरा निगेटिव वर्ड मत लगा देना, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि डबल निगेटिव एक क्लॉज में नहीं आती है, ठीक है। इट इज यूज्ड, अब इसका इस्तेमाल क्यों होता है, इसका इस्तेमाल होता है टू एक्सटेंड वार्निंग, क्या बढ़ाने के लिए, वार्निंग देने के लिए। एंड ऑल्सो सजेस्ट कॉन्सिक्वेंसेज, और ये परिणाम भी सजेस्ट करता है फॉर नॉट पेइंग अटेंशन टू द वार्निंग। अगर तुमने वार्निंग पर ध्यान नहीं दिया तो उसके परिणाम क्या होंगे ये तुम्हें ये भी बताता है। अब आप कहोगे सर एक बार फिर से समझा दो, तो मुझे पता है तुम्हारे दिल में यही है कि सर एक बार फिर से बता दो। आ जाओ। पहली बात, लेस्ट अपने आप में कैसा वर्ड है, निगेटिव है। निगेटिव है तो इसके बाद कोई दूसरा नॉट नहीं आएगा, मतलब दूसरा निगेटिव नहीं आएगा। दूसरा, मैंने आपसे कहा कम हेयर, यहां आओ, लेस्ट आई शुड बीट यू, नहीं तो मैं तुम्हें पीटूंगा। अब देखो इनका काम क्या है, इसका काम है कि ये आपको क्या देता है, वार्निंग। इधर आओ, ये क्या हो गई, वार्निंग। नहीं तो परिणाम क्या होगा, तुम पीटे जाओगे। ये क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंसेस। देखो वार्निंग, और उस वार्निंग को नहीं फॉलो किया तो उसका क्या मिलेगा आपको, कॉन्सिक्वेंस मिलेगा, परिणाम झेलना पड़ेगा। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बता देता हूं। या तो पेपर में क्वेश्चन आएगा ऐसे, ये थ्योरी तो मैंने आपको बता दी, या तो पेपर में आएगा ये पूछ लेगा लेस्ट के पीछे कंजक्शन, यहां पर विल शैल कुछ और दे देगा, या फिर इसके बाद नॉट का इस्तेमाल कर देगा, ठीक है। इस तरीके से आपको गलतियां देगा, ठीक। सीडीएस में क्वेश्चन कैसे आता है, सीडीएस में क्या करेगा, 4 सेंटेंस बना देगा, एक में लेस्ट के पीछे शुड की जगह कुछ और लगा देगा, एक में नॉट लगा दे, तो ऐसे ऐसे करके 4 अलग अलग सेंटेंस बना देगा और उनमें से आपको ढूंढना है कि सही कौन सा है, ठीक है। चलो पहला एग्जांपल, रोड के किनारे चलो नहीं तो कोई वाहन तुम्हें कुचल देगा। तो इसका मतलब है वार्निंग दे रहा है कि रोड के किनारे चलो नहीं तो कोई वाहन तुम्हें कुचल देगा। ये हो गई परिणाम, अगर तुमने ये नहीं किया तो फिर ऐसा हो जाएगा। तो वॉक अलोंग द रोड लेस्ट अ व्हीकल शुड रन ओवर यू, और रन ओवर का मतलब क्या होता है भाई मेरे, कुचलना। क्या होता है, कुचलना। रन ओवर का मतलब होता है, फ्रेजल वर्ब है, और इसका मतलब होता है क्रश अंडर, क्रश अंडर, किसी को कुचलना। टॉयल अवे,
टॉयल अवे का मतलब होता है वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करना। कड़ी मेहनत करो, नहीं तो यू शुड फेल, तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। टेक एडवाइस फ्रॉम योर एल्डर्स, अपने बड़ों से सलाह लो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। तो ये हो गई वार्निंग, ऐसा कर लो नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा, है ना। स्कूल कॉलेज में जैसे हम किसी को कहते थे, बेटे एक काम कर ले, जरा कर ले बात, नहीं तो पछताना पड़ेगा, रोएगा फिर, है ना। पढ़ ले नहीं तो रोएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, वार्निंग। और वार्निंग का हमें क्या मिलता है आगे, कॉन्सिक्वेंस। अब जैसे देखो इसमें, डू नॉट स्पिट हेयर, यहां मत थूको, यहां मत थूको, नहीं तो, नहीं तो अथॉरिटी तुम्हारे खिलाफ क्या ले लेगी, एक्शन ले लेगी। ये हो जाएगा परिणाम, ऐसा हो जाएगा, या तो नहीं बेटे ऐसा कर ले, ये हो गई वार्निंग, ठीक है। टेक केयर, ध्यान रखो, लेस्ट द बेबी फॉल, नहीं तो बच्चा जो है वो गिर जाएगा। बच्चे को ध्यान से पकड़ लो, नहीं तो ये बच्चा जो है गिर जाएगा, ठीक है जी। तो यहां पर ये नहीं था, ये ब्लैंक था बच्चों, मिस्टेक हो गई यहां पर, ये ब्लैंक आना था। अब इनमें से चारों में से एक ऑप्शन आपको ढूंढना है। चारों में से ऑप्शन ढूंढोगे तो देखो, ए वाला होगा नहीं, क्योंकि लेस्ट के पीछे मॉडल विल नहीं आता है। दूसरा, शुड आता है लेकिन वहां पर नॉट दिया हुआ है, तो ये भी नहीं आएगा, डबल निगेटिव हो जाएगा, लेस्ट का पेयर नॉट से नहीं बनेगा, है ना। फिर तीसरा है कि फॉल लगाऊं या फॉल्स लगाऊं। अब कई बच्चे क्या सोचेंगे कि बेबी यहां पर कैसा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर है तो SEIS लगा दो, लेकिन ये आंसर भी गलत है, सही होगा इसका सी। अब मुद्दा है कि सर सी वाला क्यों सही है, तो एक बात ध्यान रखना, या तो लेस्ट का पेयर बनेगा शुड से, ये कोई नहीं बताएगा आपको, या तो लेस्ट का पेयर बनेगा किससे, शुड से बनेगा, ठीक है जी। शुड से बन गया, अगर शुड प्लस V1 है तो ये 100% बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर शुड ना हो तो कोई बाकी आलतू फालतू मत लगा देना, सिर्फ लेस्ट शुड हटाए ना, तो V1 तो अभी भी रहेगा, वर्ब की बेस फॉर्म जिसे कहते हैं। तो यू मान लो कि लेस्ट को आपने दो तरीके से सीखा, या तो लेस्ट में लगेगा शुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, ये होना चाहिए, या नहीं तो लेस्ट में लगेगा वर्ब की बेस फॉर्म, ये लिख लो, या तो ये होगा या फिर ये होगा, लिख लो फटाफट जल्दी से। हो गया भाई, देखो हमने क्या सीखा इसमें, एक बार फिर से देख लो, कि लेस्ट का पेयर या तो बनेगा शुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म से, या लेस्ट का पेयर बनेगा सीधा वर्ब की बेस फॉर्म से, ठीक है। एक क्वेश्चन एक और हो सकता है किसी बच्चे का, कि सर अगर इन चारों ऑप्शन में से ये ना आता, बताओ आपका आंसर फिर क्या होता, क्योंकि एक दो के पेट में ये भी दर्द हो रहा होगा।
कि ये वाला क्वेश्चन पूछ लूं मैं सर से है। हाय। तो ऐसे में इसका आंसर होता फिर बी, फिर ये ज्यादा सही होता। अगर ये, क्योंकि जानबूझ के उसने यहाँ नॉट दिया है क्योंकि उसको पता था नॉट हटाना, ये वाला आंसर नहीं करना है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बता दिया क्या हो सकता है। ठीक है, अब आपका दर्द दूर हो गया होगा। चलिए जी, पहला कंजक्शन क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं कंजक्शन नंबर 2 पर। दूसरा कंजक्शन क्या है? ऑल्दो और दो, जिनका पेयर किससे बनता है? यट से बनता है। एक जानकारी और दे दूं, हमेशा यट नहीं है, कॉमा से भी काम चल जाएगा। कॉमा का मतलब अगर यट ना भी हो तो कंपलसरी नहीं है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि ऑल्दो के पीछे यट नहीं आया तो उसमें एरर निकाल देंगे। ऐसा मत कर देना बेटा, है ना। इट्स नॉट कंपलसरी कि वहां पर यट आएगा ही आएगा। ठीक है, अब मुद्दा है कि ये यूज क्यों होता है। इट इज यूज्ड टू जॉइन टू कॉन्ट्रेरी क्लॉजेस। कॉन्ट्रेरी क्लॉजेस का मतलब है दो विपरीत क्लॉज को जोड़ने के लिए दो अपोजिट क्लॉज होने चाहिए। अपोजिट का मतलब क्या है? उसने मेहनत की, वो फेल हो गया, तो मेहनत करने के बावजूद भी फेल हो गया, उल्टा हो गया, तब ऑल दो आएगा, दो आएगा। उसने मेहनत नहीं की पर वो अच्छे नंबर से पास हो गया, ये भी विपरीत बात है। उसने मेहनत की और वो पास हो गया, इस कंडीशन में वो नहीं आया। तो हमेशा अपोजिट क्लॉज के लिए ही ये आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। जैसे ऑल्दो ही वॉज पुअर, भले ही वो गरीब था फिर भी वो ईमानदार था। तो देखो दो अपोजिट क्लॉज आ गए यहाँ पर कि गरीब होने के बावजूद भी वो ईमानदार था। आंसर हो जाएगा इसका यट। भले ही लड़का जो था वो लंगड़ा था फिर भी वो कैसा दौड़ा? तेज दौड़ा। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? यट। भले ही रूम जो है वो डिलैपिडेटेड कंडीशन में है। डिलैपिडेटेड कंडीशन का मतलब होता है पुअर कंडीशन। डिलैपिडेटेड कंडीशन का मतलब होता है पुअर कंडीशन, यानी कि बहुत ही खस्ता हालत में है। द ऑनर डज नॉट टेक एनी नोटिस ऑफ द कंडीशन। इसके बावजूद भी ऑनर जो है उसकी कंडीशन पर, मकान की कंडीशन पर ध्यान नहीं देता। तो देखो इस सेंटेंस में आपने देखा होगा कि यट का इस्तेमाल हमने नहीं किया, तो भी सेंटेंस हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 4। ऑफ, ऑफ या नहीं है, ये हटा देते। स्टडिंग वेरी हार्ड, राधिका कुड नॉट पास द एग्जाम। अब कह रहा है कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी राधिका एग्जाम को पास नहीं कर पाई, उल्टा हो गया। तो इसका आंसर बहुत सारे बच्चे पता क्या करेंगे? बहुत सारे बच्चे इसका ऑल दो लगा देंगे, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आ गया। अब ट्विस्ट क्या है? पेपर में आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट ये है कि ये ध्यान रखना कि बच्चों ऑल दो और दो अपने पीछे क्लॉज लेते हैं। और मैंने अभी समझाया था आपको कि क्लॉज का मतलब ये होता है कंपलसरी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है तो क्लॉज नहीं है। और मैंने लिख रखा है, खासकर यहां पर स्पेशली लिख दिया था आप लोगों के लिए कि ऑल दो और दो के पीछे क्लॉज आएगा, कंपलसरी है। अब स्टडिंग वेरी हार्ड में सब्जेक्ट और वर्ब तो है ही नहीं, इसका मतलब ये क्या है? फ्रेज। क्या है ये? फ्रेज। तो हमें इनमें से ऐसा वर्ड चाहिए कि जो मीनिंग तो यही देता हो ऑल दो का, लेकिन फ्रेज लेता हो। और वो कौन कौन है? या तो है वो डिस्पाइट या है वो इंस्पाइट ऑफ, क्योंकि दोनों ही क्या होती हैं? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन ही लेती है फ्रेज, प्रेपोजिशन क्लॉज नहीं लेती। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी सही है। क्यों? क्योंकि बी वाले में क्या दिक्कत है? हमें ऑफ दे रखा है। अगर ऑफ ना होता तो फिर डिस्पाइट भी आंसर हो जाता। तो हमने ये सीखा कि इंस्पाइट ऑफ के पीछे कोई क्लॉज नहीं आएगा, या यहीं पर मैं लिख दूंगा, इसको लिख लेना बाद में, डेस्पाइट। बात एक ही है, इंस्पाइट ऑफ बोलो या डिस्पाइट।
और ऑल्दो और दो के पीछे क्या आएगा, क्लॉज आएगा। ठीक है जी, ऑल्दो और दो होगा तो उसके पीछे क्या आएगा साहब, ठीक है जी, हटा दें अब इसको। नेक्स्ट देखो, अब उसने कड़ी मेहनत की फिर भी वो पास ना कर पाई, लेकिन ये है हमारे पीछे क्लॉज, और क्लॉज है तो ये दोनों नहीं आ सकते प्रपोजिशन, क्या आएगा वहां पर, ऑल्दो आएगा। ठीक है भाई, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या फर्क है, ऑल्दो और दो होते हैं तो क्लॉज आता है, और अगर वो ना हो तो फिर हम लगा देंगे इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। ठीक, तो आपको ये इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ समझ में आ गया होगा कि इनके साथ क्लॉज नहीं आता और ऑल्दो और दो के साथ आता है क्लॉज, मीनिंग इनका जबकि क्या होता है, सेम। अगला कंजक्शन है हमारे पास नो सूनर, जिसका पेयर बनता है देन, नो सूनर देन। नो सूनर का कोरिलेटिव कंजक्शन होता है देन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एट द मोमेंट दैट, मतलब जैसे ही वैसे ही। सर जैसे ही वैसे ही तो एज सुन एज का अर्थ होता है, हाँ एज सुन एज का ही काम ये करता है, बस फर्क ये है कि ये निगेटिव है और एज सुन एज पॉजिटिव में रहता है, यहाँ नो लगा है तो ये निगेटिव फॉर्म में रहता है। तो सर इसमें और उसमें क्या फर्क है, तो मैं आपको बताऊंगा इसमें और उसमें क्या फर्क है। जब नो सूनर से वाक्य की शुरुआत होती है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब आती है पहले और सब्जेक्ट आता है बाद में, लेकिन जब एज सुन एज से वाक्य की शुरुआत होती है तो उसमें कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में, उसमें हमेशा क्या रहेगा, उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यही होगा। ठीक है जी, तो देखो स्ट्रक्चर भी मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए, वैसे मैं सब कुछ ही लिख देता हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब, अगर नो सूनर से शुरू होगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, और उस हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग क्या आएगी, मेन वर्ब। और यहां देन का आना कंपलसरी है, जैसे ऑल्दो दो में तो यट का आना कंपलसरी नहीं था, यहां देन का आना एकदम कंपलसरी है। ठीक है भाई, अब देखते हैं एग्जांपल। नो सूनर वी केम आउट ऑफ द सिनेमा हॉल, कि जैसे ही हम सिनेमा हॉल से बाहर आए थे ना, वैसे ही बारिश होनी शुरू हो गई। अब देखो नो सूनर से शुरुआत हुई है, लेकिन यहां इन्वर्जन नहीं किया इसने, तो इसीलिए हमने इसे इनकरेक्ट ठहरा दिया। बट नीचे वाले में हमने क्या किया कि जैसे ही नो सूनर से शुरू हुआ वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड लगा दी और उसके अकॉर्डिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, तो ये बात बिल्कुल सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, उसमें इन्वर्जन करके दे रखा उसने, इन्वर्जन देखो करके दिया हुआ है आप लोगों को, देखो नो सुनर जैसे ही डिड आई सी फादर, मैंने पिताजी को देखा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, वैसे ही पहले तो पेयर बना लो, आई टुक टू माई हिल्स, तो टेक टू माई हिल्स का मतलब होता है रन अवे, वैसे ही मैं 9 2 11 हो गया। ठीक है जी, वैसे ही मैं क्या हो गया, 9 2 11 हो गया। नेक्स्ट, नो सूनर द किंग डिड द किंग अराइव, जैसे ही राजा आया, अब देखो ये बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है। ठीक है जी, इसमें इन्वर्जन किया हुआ है, जैसे ही राजा आया वैसे ही उसकी प्रजा जो है उसकी तरफ, उसके सेवक जो हैं उसकी तरफ दौड़ पड़े, तो बिल्कुल सही है। नो सूनर सी सीज यू, जैसे ही वो तुम्हें देखती है, देन वैसे ही शी स्टार्ट स्माइलिंग, वो मुस्कुराना शुरू कर देती है जैसे ही वो तुम्हें देखती है ना। अब दिक्कत इसमें क्या है, दिक्कत ये नहीं है कि वो स्माइल करती है, दिक्कत ये है कि यहाँ इन्वर्जन है, खुश मत हो नालायक को। दिक्कत ये है कि यहाँ इन्वर्जन नहीं हुआ है, और इन्वर्जन मैंने ब्रैकेट में कर दिया है, इसीलिए डज सी शी। ठीक है जी,
हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 का इन्वर्जन भी हमें मिल गया। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 अब है, मतलब टाइप 4 में है कि द रीजन वाई और द रीजन फॉर, इनका जो पेयर है वो बिकॉज, सिंस, एज, ओइंग टू या ड्यू टू के साथ नहीं बनता। किसके साथ बनता है इनका पेयर? दैट के साथ बनता है। तो सर आपने इतने सारे लिखे क्यों हैं? इसलिए लिखे हैं ताकि आप देख लो, पेपर में यही आते हैं वहां पर अगर देगा तो क्योंकि ये सारे क्या है? रीजन, कंजक्शन ऑफ रीजन, कंजक्शन ऑफ रीजन, कंजक्शन ऑफ रीजन, प्रपोजिशन शोइंग रीजन, प्रपोजिशन शोइंग रीजन, ये सारे रीजन बताते हैं। और रीजन यहां खुद ही रीजन है लिखा हुआ है, तो ये सुपरफ्लस हो जाता है। इसीलिए इनका पेयर किससे बनता है? दैट से बनता है। अच्छा, दैट से भी तब बनेगा जब आगे क्लॉज होगा। अगर आगे क्लॉज नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं, कॉमा मतलब वो ऐसे ही छोड़ देंगे आप। ऑल्दो दो वाला सीन है बिल्कुल। ठीक है जी, मतलब खैर उसमें तो आता ही नहीं था, बट यहां कंडीशन है, अगर क्लॉज होगा तो दैट आएगा, क्लॉज नहीं होगा, मान लो कोई वर्ड आ गया, कोई फ्रेज आ गई, PHRAS फ्रेज आ गई, तो उसमें फिर कॉमा छोड़ देंगे। तो ये लिख लो फटाफट, यहां पे लिखो सामने कि अगर क्लॉज होगा तो दैट आएगा, क्लॉज नहीं होगा तो दैट नहीं आएगा। हो गया? चलो नेक्स्ट। तो जो बात मैंने तुम्हें समझाई उसे अब चेक करके देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चन में। द रीजन वाई यू विल बी रिजेक्टेड, तुम रिजेक्ट हो जाओगे उसका कारण है कि तुम बहुत छोटे हो। तो देखो ये आ गया ना क्लॉज, अगर अब क्लॉज आ गया तो यहाँ एज, सिंस, बिकॉज में कुछ नहीं आएगा, दैट आ जाएगा। द रीजन फॉर हर एब्सेंस, उसकी एब्सेंस का कारण है कि वो बीमार है, क्लॉज आ गया तो मैं इसमें क्या लगा दूंगा? दैट लगा दूंगा। द रीजन वाई ही लाइक्स हर, कारण कि वो उसे पसंद करती है क्योंकि उसकी, अच्छा वो उसे पसंद करता है, इसका कारण है कि उसकी कंसाइंस क्लियर है, शी हैज अ क्लियर कंसाइंस। क्लियर कंसाइंस का मतलब है उसकी जो अंतरात्मा है, सोचने समझने की शक्ति है, वो बिल्कुल क्लियर है। उसकी जो सोचने समझने की कैपेबिलिटी है वो बिल्कुल स्पष्ट है, हर चीज को स्पष्ट रूप से समझती है वो। तो अब इसमें भी क्लॉज है, क्लॉज है तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें तीनों में क्लॉज मिला, इसीलिए हमने इसमें क्या लगा दिया? दैट। लेकिन एक एग्जाम्पल तो ऐसा जरूर मिलेगा जिसमें नहीं होगा, ये आ गया। तो देखो, द रीजन फॉर हिज फेलियर, उसके फेलियर का कारण एग्जाम में क्या है? उसकी लेथार्जी, लेथार्जी मतलब उसका आलस्य। अब ये तो कोई क्लॉज नहीं है, क्लॉज नहीं है तो बस इसे आप ऐसे ही छोड़ दोगे। और मैंने लिखा भी है कि वी यूज दैट ओनली व्हेन क्लॉज इज गिवन, जब क्लॉज दिया होगा तभी हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। देखो मैंने लिख भी दिया था नीचे, ठीक है? आ गया भाई? नेक्स्ट, अब ये 5 वाला जो है अभी हम इसे ड्रॉप करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका कनेक्शन मैं दूसरे वाले कंजक्शन से बनाऊंगा, और अगर मैंने ये अभी आपको पढ़ा दिया तो मुझे पता है आपके सर में दर्द हो जाना है। और मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ उस हिसाब से लेने की जहां से मेरे हिसाब बच्चों को ऐसे यूं निकाल के जिससे प्योर प्योरली समझ में आता चला जाए। तो मैं नहीं चाहता कोई भी ऐसी चीज करना जिससे बच्चों को समझ में ना आए, क्योंकि लिंक बनाना, क्योंकि मैं अगले उसमें 3 कंजक्शन आते हैं उनका एक साथ लिंक बनाऊंगा लास्ट में। ठीक, अगला है हमारा डाउट या डाउटफुल, जिसका पेयर बनता है इफ या वेदर से। बेटा ये वेदर की स्पेलिंग सही कर लेना, WHETHER, कंजक्शन वाला वेदर। ठीक है, इफ या वेदर से। और डाउट डाउटफुल का पेयर दैट से भी, और डाउट डाउटफुल का पेयर दैट से भी। अब देखो इसमें क्या है, अगर सेंटेंस होगा अफर्मेटिव पॉजिटिव तो लगेगा इफ या वेदर, अगर सेंटेंस होगा नेगेटिव तो लगेगा दैट, और अगर सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव तो भी लगेगा दैट। लेकिन मैं आपको इसका रीजन दूंगा, रटाऊंगा नहीं, मैं आपको रीजन दूंगा ऐसा क्यों होता है। देखो, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा शी इज डाउटफुल, तो इसका मतलब है कि उसे डाउट है। ही इज नॉट डाउटफुल, इसका मतलब है उसे डाउट नहीं है। और डू यू डाउट इंटेरोगेटिव का मतलब है वो आपसे पूछ रहा है, पूछ रहा है, पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन कर रहा है।
अब आप मुझे बताइए कौन सी कंडीशन में डाउट कंफर्म है? पॉजिटिव में। डाउटफुल, डाउट है इसका मतलब। जब डाउट होता है तो डाउट खड़ा करने के कंजक्शन होते हैं इफ या वेदर। यदि, ये दो कंजक्शन है जो डाउट खड़ा करते हैं, इफ या वेदर। जब डाउट नहीं है और तब भी तुम इफ या वेदर लगाओगे तो ये डाउट खड़ा कर देंगे और डाउट उसको नहीं है। तो इसीलिए हमें सिर्फ स्टेटमेंट देना होता है जिससे कि दैट जाएगा। डू यू डाउट, क्या तुम्हें डाउट है, ये पूछ रहा है, कंफर्म नहीं है। और जब तक कंफर्म नहीं होगा हम कैसे मान ले डाउट है? ही डाउटेड, उसने डाउट किया, इसका मतलब उसे डाउट था ये कंफर्म था। अब कंफर्म आ गया तो इफ या वेदर, लेकिन मैं इसमें इफ नहीं लगाऊंगा, वेदर लगाऊंगा। अब आप बताओ मैंने वेदर क्यों लगाया? कुछ ने तो पकड़ लिया होगा तुरंत, सर आगे और दिया हुआ है, और वेदर का ही पेयर बनता है किससे? और से। तो ये भी ध्यान रखना कि अगर आगे और दिया हो तो वेदर ही ऐसा कंजक्शन है जिसका पेयर किससे बनाते हैं? हम और से बनाते हैं। इफ, उस कंडीशन में इफ नहीं लगता, अदरवाइज इफ या वेदर में से कोई सा भी लगा सकते हो। ठीक है भाई? तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये कहानी क्या है, कि पॉजिटिव सेंटेंस में इफ या वेदर, क्योंकि वहां डाउट होता है। निगेटिव और इंटेरोगेटिव में डाउट नहीं होता, इसीलिए वहां पर क्या आता है? दैट का इस्तेमाल होता है। अब आप नोट कर लो फटाफट जल्दी से। हो गया भाई? नेक्स्ट, अगला है नॉट बिकॉज, जिसका पेयर हम किससे बनाते हैं? बट बिकॉज। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए। मतलब एक रीजन नहीं होता, उसका कोई दूसरा रीजन होता है। इंग्लिश में इट मींस नॉट फॉर दिस रीजन बट फॉर अनदर रीजन। एक इस कारण से नहीं लेकिन दूसरे कारण से। जैसे आई वॉन्ट टू ज्वाइन एनडीए, मैं एनडीए ज्वाइन करना चाहता हूं। नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं, आई नीड अ जॉब, मुझे जॉब की जरूरत है। अभी आंसर क्या आ जाएगा? बट बिकॉज। अब यहाँ बट ऑल्सो मत लगा देना, कभी नॉट ओनली मान लो। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट बिकॉज बट बिकॉज इट इज माई ड्रीम, क्योंकि मेरा ये ड्रीम है। सी लाइक्स यू, वो तुम्हें इसलिए पसंद करती है। नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं कि तुम हैंडसम हो, BUT, बट बिकॉज, बल्कि इसलिए पसंद करती है। यू हैव अ क्लियर कंसाइंस, तुम्हारी सोचने समझने की जो शक्ति है वो कैसी है? बिल्कुल अच्छी है, क्लियर है, सब कुछ स्पष्ट है, तो इसलिए वो तुम्हें पसंद करती है। तो ये नॉट ओनली बट ऑल्सो नहीं था, ये था नॉट बिकॉज, जिसका पेयर किससे बनता है? बट बिकॉज से। अगला है हमारा टाइप हार्डली स्केर्सली, जिसका पेयर हम किससे बनाते हैं बच्चों? हार्डली स्केर्सली का पेयर हम बनाते हैं किसके साथ बनाते हैं? व्हेन के साथ। जैसे नो सूनर का बनाया था ना, वैसे ही हार्डली स्केर्सली का बनता है। और हार्डली स्केर्सली का व्हेन से बनता है, और नो सूनर का बनता है, बोल दो जल्दी से फटाफट, देन। और THAN कभी कभी पता क्या करता है एग्जाम में? चालाकी, THEN ये वाला नहीं होता, ये तो एडवर्ब होती है। तो इसका अर्थ क्या होता है? देखो, इसका अर्थ होता है व्हेन टू कंजक्शंस आर जॉइंड विद दिस, सॉरी, व्हेन टू एक्शंस आर जॉइंड विद दिस कंजक्शन, द सेकंड एक्शन टेक्स प्लेस आफ्टर द फर्स्ट एक्शन। मतलब एक एक्शन पहले हो जाएगा, फिर बाद में होगा दूसरा एक्शन। पहले एक हो जाएगा और बाद में होगा दूसरा। ठीक है जी? अब देखो, एक चीज को बड़े और समझना,
कि जैसा नो सूनर में था वैसे ही इसमें भी होता है। अगर हार्डली स्केर्सली से वाक्य की शुरुआत हो रही है तो पहले लगेगी हेल्पिंग वर्ब और फिर लगेगा आपका सब्जेक्ट। पहले हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट। कैसे? हार्डली ही हैड गॉन, तो ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो करेक्शन क्या होगा? हार्डली हैड ही गॉन, क्योंकि इसमें आपको इन्वर्जन करके दिया है उसने। तो हार्डली हैड ही गॉन, मुश्किल से वो गया ही था कि एक पुलिसमैन आया और दरवाजे पर वो खटखटाने लगा। फिर देखो, स्कार्सली वी हैड बॉट द टिकट्स, मुश्किल से ही हमने टिकट्स खरीदे ही थे, तो इसमें इन्वर्जन नहीं है। और यहां कंजक्शन भी पूछा है, तो सही होगा इन्वर्जन हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहां पर आपका हमारा कंजक्शन क्या आ गया? व्हेन। हार्डली स्केर्सली का पेयर व्हेन से बन गया कि मुश्किल से ही उन्होंने टिकट खरीदे ही थे कि सिनेमा हॉल में क्या लग गई? आग लग गई। ठीक है, अगला है द स्टूडेंट्स हैड हार्डली रीच्ड द इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट पहुंचे ही थे कि क्लास क्या हो गई? बिगिन, मतलब शुरू हो गई। अब एक बात ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को कुछ बच्चे पता क्या करेंगे? तुरंत हार्डली स्केर्सली से स्टार्ट कर देंगे और इसे गलत ठहरा देंगे, जबकि ये क्वेश्चन गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहां शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है, और जब शुरुआत सब्जेक्ट से होगी तब सही है। अगर इसको ऐसे लिखता, हार्डली से शुरू करता, तब तुम्हें कंपलसरी था कि पहले हेल्पिंग वर्ब लानी थी, तब तुम कहते हार्डली हैड द स्टूडेंट्स रीच्ड, तब तुम कहते भैया कि ये इस टाइप से बन गया। ठीक है ना? लेकिन यहां सब्जेक्ट से शुरुआत है तो ये सही है। कोई कुछ लोगों को यही माइंड में रटा रहता है कि हार्डली से ही हमेशा शुरू होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है जी, तो अगर शुरुआत हार्डली से नहीं हो रही है, हार्डली स्केर्सली से, तब इन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है जी, ये बात आपको क्लियर हो गई यहां तक? अब मैं आपको एक और चीज इसमें कराऊंगा, जिनको मैं करा रहा हूं ना, वो एक सीरीज के क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बीच में से कुछ भी उठा लेता हूं, उसका कोई रीजन होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना? तो टिक लगा लेना, जो हो जाएंगे बाकी बचे हुए नेक्स्ट क्लास में। अगला कंजक्शन है सो दैट वर्सेस सो एज। इनका मतलब होता है ताकि। ताकि का मतलब है उद्देश्य, पर्पस। दीज कंजक्शंस, ये कंजक्शन क्यों यूज किए जाते हैं? टू शो द पर्पस ऑफ एक्शन, किसी काम को करने का उद्देश्य बताते हैं। द फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब है सो दैट, सो दैट अपने पीछे क्या लेता है? क्लॉज। और द लेटर, लेटर का मतलब है सो एज, सो एज अपने पीछे क्या लेता है? इन्फिनेटिव, 2 + V1। या यूं कह दो, यहां लिख देता हूं कि सो दैट के साथ लगता है क्लॉज और सो एज के साथ लगता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव। ये दोनों में डिफरेंस है। सिमिलरिटी क्या है? कि ये दोनों किसी एक्शन का क्या दिखाते हैं? पर्पस, किसी काम को करने का उद्देश्य। कैसे बताता हूं? वी ईट, हम खाते हैं, ये है हमारा एक्शन। उद्देश्य क्या है? ताकि हम जिंदा रह सकें। अब ये क्या है? क्लॉज। तो क्लॉज है तो आंसर क्या होगा इसका? सो दैट। यहां पर क्या है? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव है तो क्या होगा? सो एज। तो एक में सो दैट है और एक में है सो एज। एक में सो दैट है और एक में है हमारा सो एज। नेक्स्ट, शी केम हेयर, वो यहां आई। ठीक है, क्यों आई? अब ये हो गया उसका क्या? एक्शन, आने का। पर्पस क्या था उसका आने का? ताकि वो मुझसे मिल सके। तो ये क्लॉज है तो इसमें आ जाएगा सो दैट। ये इन्फिनेटिव है, 2 + V1 है, तो यहां आ जाएगा सो एज। ऐसे ही देखो, ये क्लॉज है तो सो दैट, ये इन्फिनेटिव है तो सो एज। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। और क्यों यूज होते हैं ये बता दिया मैंने आपको, रीजन, इन दोनों का इस्तेमाल क्यों होता है।
हो गया भाई डन। तो ये आपका सो दैट और सो एज यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, सो दैट एंड सो एज। चलिए अब मैं आपको आज का लास्ट कंजक्शन से मुताबिक करवाता हूँ, मुखातिब क्या होता है जो भी होता है, ठीक है। नाउ जस्ट कम फॉर द लास्ट कंजक्शन जेंटलमैन। एंड व्हाट इज द लास्ट कंजक्शन? दैट इज द पेयर ऑफ अनटिल और अनलेस। अनटिल और अनलेस का इस्तेमाल बहुत पूछता है आपसे एग्जाम में, बहुत 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 ज्यादा पूछता है। तो देखो सबसे बड़ी बात है, दोनों ही कैसे होते हैं? निगेटिव होते हैं। बोथ आर निगेटिव वर्ड्स, ठीक है। और ये होते हैं दीज आर कंजक्शंस ऑफ कंडीशन। ये कंडीशनल यानी कि कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अनलेस कब आता है? जब एक्शन की बात हो रही हो। अनटिल कब आता है? जब टाइम का जिक्र किया हो। तो टाइम की कंडीशन में हम लोग अनटिल का इस्तेमाल करेंगे और एक्शन की कंडीशन में हम लोग अनलेस का इस्तेमाल करेंगे। एक चीज और ध्यान रखना, जो पेपर में सीधी सीधी आएगी आपके एग्जाम में, क्या आएगी कि सर जिस क्लॉज में ना अनलेस या अनटिल जुड़े हुए वहां फ्यूचर भी नहीं आता, क्योंकि उनमें कंडीशन होती है और कंडीशन में विल टेंस यानी कि विल कह रहा हूं सॉरी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल नहीं होता। तो विल शैल का इस्तेमाल उसमें नहीं होगा क्योंकि वहां पर फ्यूचर टेंस बनता है। तो इसीलिए कंजक्शन अनलेस हो या अनटिल हो उसमें ना तो नॉट का इस्तेमाल होगा और ना विल और शैल का इस्तेमाल होगा। ये दोनों बातें आपके एग्जाम में आती हैं, क्योंकि नॉट तो इसलिए इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि डबल नेगेटिव हो जाता है, ठीक है जी। तो देखो अनलेस द गवर्नमेंट, अब क्या बनेगा? सही है बने, अनलेस द गवर्नमेंट टेक्स एक्शन, जब तक सरकार निर्णय नहीं लेगी करप्शन विल नॉट स्टॉप, करप्शन तब तक नहीं रुकेगा। और यहां नॉट लग रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दूसरा क्लॉज है। जिस क्लॉज के साथ अनटिल और अनलेस जुड़े हों उसमें नहीं आना चाहिए, ठीक। अनटिल आई रिटर्न, जब तक मैं ना लौटूं तब तक मेरा क्या करना? इंतजार करना, ठीक। नेक्स्ट अगला कि जितनी देर रेड लाइट जो है ग्रीन नहीं होगी उतनी देर तक लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जितनी देर मतलब टाइम, और टाइम के लिए क्या हो जाएगा? अनटिल, ठीक है। ये लिखना था रिमूव अनलेस, अनलेस हट जाएगा अनटिल आएगा। जब तक तुम मेहनती नहीं बनोगे, ठीक है, तो तुम एग्जाम को पास नहीं करोगे। यदि तुम मेहनती नहीं बनोगे तो मेहनत करनी है, एक्शन है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? अच्छा अगर ये कहता नॉट इंडस्ट्रियस तो गड़बड़ हो जाती, फिर नॉट को हटाना पड़ जाएगा आप लोग को यहां से, ठीक है जी। इधर का नॉट सही है, सेकंड वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका अनटिल और अनलेस जो है खत्म हो गया, ठीक भाई मेरे। तो चलिए बस यहीं तक रखते हैं। आपका चैप्टर लगभग लगभग 1/4 हो चुका है, 1/4 नहीं 1/3 हो गया होगा, ठीक है। बाकी अगली क्लास में या तो खत्म हो जाएगा, नहीं तो एक क्लास और लगेगी उसमें खत्म हो जाएगा। और हाँ, मैं इसके 100 क्वेश्चंस आपको डलवा देता हूं। कारण क्या है कि आप उनकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि जितने मैंने पढ़ा दिया इतने का तो प्रैक्टिस हो ही जाएगी, ठीक है। चलिए जी इनकी आवाज खोल दीजिएगा। अच्छा फील हो रहा है? ये हम जेल से बाहर आ गए, ओ हम मजा आ गया, हम जेल से बाहर हैं, ठीक है। जो बच्चा अभी भी कह रहा पीडीएफ नहीं आई है वो चेक कर लेना अभी, ठीक है जी। वो एक बार चेक कर लेना जो कह रहा है पीडीएफ अभी भी नहीं आई है।